डिफरेंट डिफरेंट मशीन की तरह कार्य करती है। अपन ने देखा था जब स्लिप की वैल्यू 0 से 1 के बीच में थी तो वह एक इंडक्शन मोटर की तरह वर्क कर रही थी। जैसे ही स्लिप उसकी नेगेटिव रीजन में गई, मतलब स्पीड जो है रोटर की स्पीड वो ns से ज़्यादा हुई, सुपर सिंक्रोनस स्पीड रीजन में जब पहुंचेगी तो वो एक इंडक्शन जनरेटर बन जाएगी और इंडक्शन जनरेटर की तरह बिहेव करेगी। और थर्ड केस अपन ने देखा था ब्रेकिंग रीजन, जहाँ पे मैंने देखा था जो स्लिप की वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा हो रही थी, मतलब जो स्पीड है nr वो आपकी नेगेटिव हो रही थी। नेगेटिव स्पीड का मतलब उसकी जो डायरेक्शन है रोटेशन की वो अपोजिट हो रही थी। और ये कब पॉसिबल होगा, ये मैंने बताया था, ये तभी पॉसिबल है जब आप जो 3 फेज का फेज सीक्वेंस आप चेंज कर दें, तो जो आपका RMF बनेगा वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होगा और उसी डायरेक्शन में फिर रोटर की स्पीड भी आपको प्राप्त होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस अपन ने देखे थे जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। ठीक है, इसके बाद फिर अपन ने डिस्कस किया था टेस्टिंग ऑफ द इंडक्शन मोटर, तो जिसमें अपन ने देखा था फर्स्ट टेस्ट अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, ओपन सर्किट टेस्ट या नो लोड टेस्ट जिसको अपन ने कहा था। ठीक है, वहाँ अपन ने आयरन लॉसेस की कैलकुलेशन की थी कि किस तरह मैं नो लोड लॉसेस को निकाल सकता हूँ। नो लोड लॉसेस का मतलब हुआ आपका आयरन लॉसेस प्लस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, जिनको अपन ने मैकेनिकल लॉसेस कहा था। तो मैंने सेपरेशन के लिए एक एक्स्ट्रा प्लॉटेड कर्व भी मैंने बनाया था, जिससे अपन ने नो लोड लॉसेस में से आयरन लॉसेस को अलग सेपरेट किया था और फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस को अलग से कैलकुलेट किया था। तो अपन ने पी नॉट और वी नॉट के बीच एक ग्राफ बनाया था जिसमें एक्स्ट्रा प्लॉटेड कर्व अपन ने ड्रॉ किया था। ठीक है, आज हम आगे इसी सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे दोस्तों। सेकंड जो टेस्ट है आपका इंडक्शन मोटर का वो है ब्लॉक रोटर टेस्ट, इसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सेकंड है आपका ब्लॉक रोटर टेस्ट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। ब्लॉक रोटर टेस्ट, ठीक है, ये किस तरह सिमुलेट होता है एज अ शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट की तरह ये सिमुलेट होता है। अभी मैं बताऊंगा किस तरह ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट की तरह बिहेव करेगा। तो ब्लॉक रोटर टेस्ट का मतलब ये है दोस्तों, रोटर आपका ब्लॉक्ड कर दिया जाए। ठीक है, ब्लॉक्ड रोटर का मतलब एनआर जो है उसकी स्पीड क्या कर दी जाए, 0। तो रोटर आपका 0 पोजीशन में हो जाए। तो ये कौन सी पोजीशन है, वही पोजीशन है जो स्टैंड स्टिल कंडीशन में जो पोजीशन मिलती है। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में ब्लॉक्ड रोटर की यदि मैं बात करूँ, ठीक है, ब्लॉक्ड रोटर का मतलब है उसकी जो एनआर है वो 0 कर दी जाए, ब्लॉक कर दिया जाए रोटर को। तो एनआर यदि मैं 0 कर दूंगा तो जो आपकी स्लिप है इस कंडीशन में NS माइनस NR अपॉन NS ये कितनी मिलेगी आपको, 1 के बराबर प्राप्त होगी। NR यदि 0 हो गया तो NS अपॉन NS कितना बचेगा, 1 वैल्यू आपको स्लिप की मिलेगी। तो अब मैं यदि इसके इक्विवेलेंट सर्किट को यदि मैं डिस्कस करूं दोस्तों, तो इक्विवेलेंट सर्किट जो अपन ने बनाया था इसका, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट, तो वहाँ अपन ने देखा था, ठीक है, 2 रेजिस्टेंसेस थे उसके अंदर, 2 रिएक्टेंस थे स्टेटर और रोटर के, और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस आपका आया था जो अपन ने अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था। ठीक है, ये आपका था R1, ये था R2 डैश, दिस इज X1 ये X1, दिस इज ये X2 डैश, और ये जो वैल्यू थी रेजिस्टेंस की ये थी R2 डैश अपॉन S माइनस R2 डैश। ठीक है, क्योंकि मैंने रोटर रेजिस्टेंस को मैंने सेपरेट करके लिख लिया था, इन दोनों का जो एडिशन आप करोगे तो R2 डैश अपॉन S आपका बचेगा, यही रोटर पार्ट से ट्रांसफर होके आया था। ठीक है दोस्तों, दिस इज नो लोड करंट या एक्साइटिंग करंट, this is II, this is iron loss component resistance, this is magnetizing current and this is X। ये आपकी हो गई सप्लाई वोल्टेज V। ठीक है, तो मैं कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, यदि स्लिप आपकी क्या है 1, जब आपने रोटर को 0 कर दिया, ब्लॉक्ड रोटर आपने कर दिया, तो जो NR है वो 0 रह जाएगा आपका, और NR की वैल्यू यदि 0 होगी तो स्लिप 1 हो जाएगी। और स्लिप 1 की वैल्यू यदि मैं यहाँ रखूँगा, स्लिप की वैल्यू यदि मैं 1 पुट करूँ यहाँ पे, तो ये R2 डैश बचेगा, R2 डैश माइनस R2 डैश मैं करूँगा तो ये जो वैल्यू है आपके रेजिस्टेंस की ये आएगी टेंस टू 0। ठीक है, ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0 के बराबर मिलेगी। और यदि ये रेजिस्टेंस आपको 0 मिल रहा है, R2 डैश माइनस R2 डैश बचा, स्लिप 1 हो गई, तो ये वैल्यू 0 मिलेगी। तो 0 का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट। 0 रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट। तो मैं इसको इक्विवेलेंट इसका यदि डायग्राम बनाऊँ तो इसको मैं शॉर्ट सर्किट के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको इन दोनों रेजिस्टेंस को यदि मैं मिला के RSC इनको बोल दूँ, इसको मैं बोल दूँ RSC, ठीक है, शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस। इसको मैं XSC से यदि रिप्रेजेंट कर दूँ,
दिस इज एक्स एस सी और ये आपका हो गया यहाँ पे शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है जो कि स्लिप की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 रेजिस्टेंस का मतलब होता है दोस्तों शॉर्ट सर्किट। मैं यहाँ पे ये जो आपका शंट वाला पार्ट है इसको मैं नेगलेक्ट लेके चलूँगा। नेगलेक्ट लेके क्यों चलूँगा दोस्तों, जैसा कि अपने ट्रांसफार्मर के अंदर भी पढ़ा था कि जब आपका सेकेंडरी साइड, मैं सेकेंडरी साइड कह रहा था, यहाँ पे मैं एक तरह से रोटर को सेकेंडरी साइड की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। तो जब आपका रोटर एज ए सेकेंड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो आपको फिर फुल वोल्टेज यहाँ से अप्लाई नहीं करना, आपको यहाँ से रिड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। आपको यहाँ से रिड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा तो आपका जो इस सर्किट के अंदर शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो आपको केवल 10 to 15% ऑफ द रेटेड वोल्टेज ही आपको यहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये वोल्टेज सफिशियंट होगा आपका शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो कराने के लिए। क्यों होगा, क्योंकि आपका ये शॉर्ट सर्किट हो गया, रेजिस्टेंस 0 हो गया है। रेजिस्टेंस 0 हो गया तो आपका लार्ज करंट एकदम से फ्लो होगा, तो आपको फिर यहाँ फुल वोल्टेज नहीं देना, आपको केवल रिड्यूस्ड वोल्टेज यहाँ पे सप्लाई करना है। उसी पे आपको रेटेड जो करंट है वो आपको प्राप्त हो जाएगा शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में। और सेम अपन ने ट्रांसफार्मर के अंदर भी ये पहले अपन ने डिस्कस कर लिया था। तो इस टेस्ट के दौरान आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो कौन कौन सी चीज़ें आई, एक तो रिड्यूस्ड वोल्टेज में अप्लाई करूँगा, रिड्यूस्ड वोल्टेज में अप्लाई करूँगा। ठीक है, करंट होगा रेटेड, करंट क्या मिलेगा आपको, रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस आपने बिल्कुल मिनिमम कर दिया शॉर्ट सर्किट। अब रेटेड करंट के केस में आपके जो यहाँ लॉसेस निकलेंगे वो सीरीज वाले जो लॉसेस हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगे आई स्क्वायर आर एस सी। तो ये कौन से लॉसेस होंगे, आर एस सी के अंदर आपने दोनों रेजिस्टेंस को माना है, R1 स्टेटर का था और R2 डैश आपका रोटर का था। तो आई स्क्वायर आर एस सी में करूँगा जिसके अंदर ये दोनों रेजिस्टेंस इंक्लूडेड हैं, तो यहाँ से आपके कॉपर लॉसेस कैलकुलेट होंगे, कॉपर लॉसेस। और किसके कॉपर लॉसेस, स्टेटर प्लस रोटर, स्टेटर प्लस रोटर के कॉपर लॉसेस यहाँ से कैलकुलेट होंगे आपके। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, रिड्यूस्ड वोल्टेज, रेटेड करंट एंड कॉपर लॉसेस ऑफ द स्टेटर एंड रोटर, क्योंकि इस आरएससी के अंदर आपका स्टेटर का रेजिस्टेंस भी इंक्लूडेड है R1 एंड रोटर सर्किट का जो रेजिस्टेंस है R2 डैश वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो यदि मैं इसका टोटल लॉसेस में कैलकुलेट करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, आई स्क्वायर आई एस सी स्क्वायर इंटू आर एस सी। तो ये आपका इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा जहाँ मैंने शंट कंपोनेंट को नेगलेक्ट माना है, शंट पैरामीटर नेगलेक्ट। ठीक है, क्योंकि शंट पैरामीटर्स वोल्टेज डिपेंडेंट, वोल्टेज पर डिपेंड करते हैं ये, और वोल्टेज मेरा क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया है, केवल 10% मुझे वोल्टेज अप्लाई करना पड़ रहा है। तो ये वोल्टेज रिड्यूस होने के कारण जो शंट पैरामीटर हैं जो कि वोल्टेज डिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं इनको यहाँ पे मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ। तो केवल सीरीज वाले, क्योंकि सीरीज में तो हाई करंट फ्लो हो रहा है, शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो हो रहा है, तो मैंने इसको मैंने लिखा है आर एस सी से, इसको लिखा है मैंने एक्स एस सी से, और ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया था, शॉर्ट सर्किट। तो ये आपका इस कंडीशन में जो इक्विवेलेंट जो सर्किट बनेगा ये आपका इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा। ठीक है, अब आइए किस तरह अपन इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे वो भी अपन देख लेते हैं। देखो दोस्तों किस तरह मैं इस टेस्ट को परफॉर्म करूँगा। ठीक है, तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले तो जो आपकी स्टेटर वाइंडिंग है, 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग, यहाँ पे आपको कुछ मेजरिंग मीटर आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, सपोज करो मैंने वही 2 वाट मीटर एक लगाया है। ठीक है, वाट मीटर की हेल्प से मैं जो इनपुट पावर है वो मेजर कर लूँगा। यहाँ पे ये आपका वाट मीटर हो गया W1, ये आपका वाट मीटर हो गया W2, और ये हो गई आपकी 3 फेज AC सप्लाई। 3 फेज AC सप्लाई से आपने इसको कनेक्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे मैं वोल्टेज लगा दूंगा वोल्टेज मेजरमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक मीटर लगा दूंगा क्योंकि करंट की वैल्यू मेरे को बताता रहेगा। ठीक है, और ये आपकी हुई स्टेटर वाइंडिंग, ये आपकी हुई स्टेटर वाइंडिंग, और यहाँ कहीं मैं दिखा देता हूँ ये आपका हो गया रोटर। ठीक है, सिलेंड्रिकल टाइप रोटर हो सकता है, या आपका जो दूसरा मैंने सॉरी स्क्वायरल केज रोटर ये हो सकता है, ये दूसरा जो रोटर अपन ने पढ़ा था स्लिप रिंग टाइप रोटर ये हो सकता है, बाउंड रोटर भी अपन कह सकते हैं। दोनों ही केस में जो रोटर है वो शॉर्ट सर्किट रोटर होता है,
क्योंकि स्क्वायरल केज के अंदर तो इनबिल्ट कंस्ट्रक्शन ही एंड रिंग्स के द्वारा शॉर्ट सर्किट रहता है, और यदि मैं स्लिप रिंग की बात करूँ तो वहाँ पे एक्सटर्नली रेजिस्टेंस कुछ ऐड करके फिर अपन उसको शॉर्ट सर्किटेड अपन करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो रोटर है इसकी स्पीड मैंने क्या कर दी है, ब्लॉक्ड रोटर है ये, यहाँ एनआर क्या है, 0 है, ठीक है। एनआर की वैल्यू क्या है, 0 है, ब्लॉक्ड रोटर की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब यदि मैं बात करूं दोस्तों यहाँ से पावर कैलकुलेशंस की यदि मैं बात करूं तो जो 3 मीटर्स जो मैंने लगाए हैं, तो एक तो मैं रीडिंग निकाल लूँगा पावर की, जो भी सप्लाई से पावर ली जाएगी, तो पीएससी जो आएगा, यदि मैं 3 फेज की बात कर रहा हूँ तो मैं लिखूँगा 3 ISC स्क्वायर इंटू RSC, ठीक है। एक फेज का यदि पावर जो होगा वो I स्क्वायर R होगा, तो 3 फेज की यदि मैं बात करूँगा तो कितना हो जाएगा, 3 ISC स्क्वायर RSC। यहाँ से आप ये पावर कैलकुलेट कर पाएंगे, शॉर्ट सर्किट पावर मैं इसको कह रहा हूँ। देखिए ISC स्क्वायर RSC एक फेज के लिए आएगा, क्योंकि एक फेज की कैलकुलेशन की है। यदि तीनों फेज की यदि मैं बात करूँगा तो 3 ISC स्क्वायर RSC आप पावर मेजर यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट सर्किट पावर फैक्टर आपको निकालना है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, PSC बराबर क्या हो जाएगा, √3 BSC ISC cos ऑफ फाई एस। तो यहाँ से cos ऑफ फाई एस आप निकाल सकते हैं, जैसे अपन ने नो लोड टेस्ट के अंदर भी कैलकुलेट किया था, cos फाई नोट निकाला था वहाँ पे। यहाँ में BSC ISC, ये BSC ISC लाइन वोल्टेज और लाइन करंट है दोस्तों, ध्यान रखना कि ये जो फॉर्मूला मैं लगाता हूँ ये लाइन वोल्टेज लाइन करंट है, यहाँ ये फेज वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो करंट है ये फेज वैल्यू को रिप्रेजेंट, वैसे स्टार कनेक्शन की अपन बात कर रहे हैं तो जो फेज करंट है किसके बराबर होता है, लाइन करंट के ही बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ से मैं ये RSC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। मुझे जो सीरीज पैरामीटर्स हैं इनकी कैलकुलेशन करनी है ना, यहाँ पे मुझे RSC की वैल्यू निकालनी है और मुझे XSC की वैल्यू निकालनी है। V मेरे पास वोल्ट मीटर की रीडिंग आ चुकी है, ISC मेरे पास एमीटर की रीडिंग आ चुकी है, और पावर मैंने PSC यहाँ से निकाल दी। तो क्या मैं यहाँ से RSC की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ, बिल्कुल मैं निकाल पाऊँगा। तो जो RSC आ जाएगा वो आपका आएगा दोस्तों PSC 3 फेज पावर की मैं बात कर रहा हूँ, डिवाइड बाई 3 इंटू ISC का स्क्वायर। यहाँ से आप ये सीरीज पैरामीटर R की वैल्यू निकाल सकते हो। यदि आपको ZSC चाहिए तो ZSC के लिए आप करोगे VSC अपॉन ISC, क्योंकि वोल्ट मीटर मीटर की रीडिंग आपके पास है, और ZSC आ गया, RSC आ गया, तो XSC फिर मैं इस तरह निकाल सकता हूँ, रूट ऑफ ZSC का स्क्वायर माइनस RSC का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इम्पीडेंस क्या होता है R प्लस JX, तो यहाँ से X मैं निकालूंगा, ठीक है, रिएक्टेंस, तो ये आएगा रूट ऑफ ZSC स्क्वायर माइनस RSC स्क्वायर। दूसरा पैरामीटर आप यहाँ से इस तरह इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सीरीज पैरामीटर्स की यहाँ पे कैलकुलेशन की है। मुझे जो पावर लॉस रोटर प्लस स्टेटर लॉसेस निकालने हैं वो आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। PSC आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेटर प्लस रोटर, स्टेटर प्लस रोटर कॉपर लॉसेस, ठीक है। स्टेटर प्लस रोटर जो कॉपर लॉसेस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी जो वॉट मीटर्स की रीडिंग आएगी, और ये रीडिंग ही किसके बराबर होगी, आपकी W1 प्लस W2 के बराबर होगी। ध्यान रखना है आपको, जो वॉट मीटर्स की रीडिंग है वही आपकी वही किसके बराबर होगी, 3 ISC स्क्वायर इंटू RSC के बराबर होगी। तो ये आपके स्टेटर प्लस रोटर दोनों के आपके कॉपर लॉसेस यहाँ से मेजर होंगे, क्योंकि जो RSC जो है आपका रेजिस्टेंस जो मैंने लिया है इसके अंदर आपका R1 प्लस R2 डैश को मैंने RSC के इक्विवेलेंट माना है। R1 आपका स्टेटर का वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है और R2 डैश आपका रोटर का रेजिस्टेंस मैंने लिया है। तो ये ध्यान रखना, स्टेटर प्लस रोटर के कॉपर लॉसेस जो है वो इस फॉर्मूले के द्वारा मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। जो सीरीज पैरामीटर्स थे RSC और XSC, इनकी वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 से मैं आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये आपका शॉर्ट सर्किट पावर फैक्टर आपने कैलकुलेट कर लिया कि किस तरह मैं शॉर्ट सर्किट पावर फैक्टर भी यहाँ पे निकाल सकता हूँ। अब एक चीज़ और, इस टेस्ट के दौरान जब ये ब्लॉक रोटर टेस्ट मैं करूँगा तो स्लिप तो अपन क्या कर रहे थे दोस्तों, स्लिप की वैल्यू तो क्या हो गई 1। तो यदि मैं रोटर इंड्यूस्ड EMF की फ्रिक्वेंसी की बात करूँगा, ठीक है, तो वो किसके बराबर आएगी, ठीक है। तो समझिए यदि स्लिप 1 हो गई तो जो रोटर इंड्यूस्ड EMF की फ्रिक्वेंसी है वो क्या होती है, SFS। तो FR तो क्या हो जाएगा आपका FS के इक्वल ही यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि यदि आपका रोटर फ्रिक्वेंसी ब्लॉक्ड रोटर आपका हो गया, ठीक है, ब्लॉक्ड रोटर मतलब रोटर में कोई स्पीड नहीं है, रोटर आपका स्टैंड स्टिल कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में या उस
दौरान जो आपकी रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो फ्रिक्वेंसी आएगी वो किसके बराबर होगी, तो वो स्टेटर सप्लाई फ्रिक्वेंसी के ही बराबर होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो एफ आर है वो एफ एस के बराबर होगा। तो दिस इज ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट, और चूंकि ये सिमुलेट हो रहा है एज ए शॉर्ट सर्किट टेस्ट की तरह, क्योंकि इक्विवेलेंट सर्किट में जब मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा स्लिप की वैल्यू में 1 रखूंगा तो ये रेजिस्टेंस जो है ये आपका 0 आ रहा है, जो कि ग्रॉस मैकेनिकल पावर को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है दोस्तों, तो ये टेस्टिंग है आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर की, कि इस तरह मुझे आयरन लॉसेज निकालने हैं, मुझे फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज निकालने हैं, या मुझे कॉपर लॉसेज कैलकुलेट करनी है, तो मैं इस तरह कैलकुलेट कर सकता हूँ। यहाँ अपन ने देखा कि जस्ट सेम ही है जैसा कि अपन ने ट्रांसफार्मर के अंदर डिस्कस किया था, उसी तरह से यहाँ भी ये सारी कैलकुलेशन आपकी होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है अपन स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, ये है स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। अब आप तो कहोगे इसको स्टार्टिंग की क्या ज़रूरत है, ये तो सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, अपन ने पढ़ा था जब इसकी प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग जो अपन ने डिस्कस किया था, तो अपन ने देखा था कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है। मुझे कोई एक्सटर्नल किसी अरेंजमेंट की आवश्यकता इसको स्टार्ट कराने के लिए मुझे नहीं पड़ती है, इसीलिए मैंने इसको सेल्फ स्टार्टिंग मोटर इसको कहा था। ठीक है, तो फिर ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं अपन, स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है दोस्तों कि इसके स्टार्टिंग में क्या होता है, जो मैंने बताया था, थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन आपको यदि याद हो, मैं एक बार फिर से भी ये बता रहा हूँ कि जब मैं मोटर को स्टार्ट करता हूँ, जैसे ही मैं स्टेटर को 3 फेज एसी सप्लाई से कनेक्ट करता हूँ, तो शुरुआत में क्या है, आपका रोटर तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में होता है, रोटर की स्पीड तो क्या होती है आपकी 0 होती है। ठीक है, तो यदि मैं स्टैंड स्टिल कंडीशन की बात करूँ एट स्टार्टिंग और स्टैंड स्टिल, ठीक है, एन आर तो 0 है, एन आर 0 है, तो आपकी जो स्लिप है वो क्या मिलती है दोस्तों, 1 स्लिप आपको प्राप्त होती है। ठीक है, स्लिप मैक्सिमम वैल्यू पे होती है, इस तरह मैं कह सकता हूँ। तो जो आपका एफ आर है वो किसके बराबर होता है, एफ एस के बराबर, स्लिप 1 हो गई ना। तो जो रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ है E2 की यदि मैं बात करूँ, ई रोटर, ठीक है, ये क्या आता है 4.44 एफ आर TPH KW, यही फॉर्मूला था दोस्तों। रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला अपने पढ़ा था रोटर में, तो यही फॉर्मूला था, केवल रोटर फ्रिक्वेंसी यहाँ पे ले लेंगे अपन, और एफ आर किसके बराबर होगी। तो यदि रनिंग कंडीशन की बात करूँ तो एफ आर जो होता है वो होता है स्लिप टाइम ऑफ एफ एस। ठीक है, नॉर्मल रनिंग कंडीशन, क्योंकि रनिंग कंडीशन में स्लिप की वैल्यू आती है कुछ ना कुछ, लेकिन स्टार्टिंग की यदि मैं बात करूँ तो एफ आर इज इक्वल टू एफ एस। तो यहाँ भी जो ये फ्रिक्वेंसी आएगी मैक्सिमम आएगी, एफ एस के बराबर आएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि जो स्टार्टिंग में रोटर के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा वो आपका बहुत ज़्यादा होगा कंपेयर टू रनिंग कंडीशन इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि स्लिप की वैल्यू मैं 1 पुट कर रहा हूँ स्टार्टिंग में, और रनिंग कंडीशन में स्लिप की वैल्यू होती है 0.04 के आसपास। तो कहाँ तो ये 0.04 से मैं जो फ्रिक्वेंसी निकालूंगा तो कितनी आ रही थी, 2 हर्ट्ज आ रही थी। तो कहाँ तो मैं इसको 2 हर्ट्ज रखूँ एफ आर की वैल्यू, तो मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या मिले, और यदि मैं इसको 50 हर्ट्ज स्टेटर के बराबर रखूँ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है रोटर का वो सीधी सी बात है ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो होता क्या है, जो रोटर है आपका वो शॉर्ट सर्किटेड रोटर होता है। ठीक है, इंडक्शन मोटर का जो रोटर है वो शॉर्ट सर्किटेड रोटर होता है, और यदि उस शॉर्ट सर्किटेड रोटर के अंदर ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये ज़्यादा बन जाए, ठीक है, ज़्यादा क्यों बन रहा है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी आपकी स्टार्टिंग में ज़्यादा है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है इसके अंदर जो, तो यदि ये ज़्यादा मैग्नीट्यूड का बनेगा, और चूंकि शॉर्ट सर्किटेड रोटर है तो उसके अंदर लार्ज शॉर्ट सर्किट करंट रोटर के अंदर फ्लो होता है, और ये इतना लार्ज होता है कि आपकी रोटर को डैमेज कर सकता है, ज़्यादा हीटिंग वहाँ हो जाएगी, तो इट में भी ये रोटर की वाइंडिंग को बर्न कर सकता है, और ये आपकी मशीन को या रोटर को डैमेज कर सकता है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि रनिंग कंडीशन में तो क्या होगी, स्लिप की वैल्यू क्या होगी आपकी डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, बहुत कम 0.04 या 0.05 के आसपास स्लिप की वैल्यू मिलती है। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो ई रोटर है ये स्लिप से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये स्लिप से मल्टीप्लाई होगा, तो स्लिप से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो वो कम इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण जो
शॉर्ट सर्किट करंट आएगा रोटर के अंदर, वो भी क्या आएगा, कम आएगा। तो वो उतने तो विद स्टैंड रोटर आपका कर जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में ये जो करंट है इसको विद स्टैंड नहीं कर पाता। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे फिर इस टॉपिक की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो मैंने टॉपिक लिखा है स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर मैं कुछ स्टार्टर काम में लूँगा। उन स्टार्टर का बेसिकली क्या यूज होगा दोस्तों, ये जो स्टार्टिंग में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा बन रहा है रोटर के अंदर, ये ना बने। ठीक है, मेन मकसद क्या होगा कि आपका जो स्टार्टिंग में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है रोटर के अंदर, ये ज़्यादा नहीं बने। ज़्यादा नहीं बनेगा तो करंट भी नहीं ज़्यादा नहीं बनेगा, कंपैरेटिवली कम करंट होगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं जो स्टेटर से जो सप्लाई वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ मोटर को, उसी की वैल्यू में क्या कर देता हूँ, कम कर देता हूँ। रिड्यूस्ड वोल्टेज मोटर को अप्लाई करता हूँ स्टार्टिंग में, और जैसे ही मोटर आपकी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे रोटेट करना चालू कर देगी, मैं फुल वोल्टेज स्टेटर साइड से अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो जो मेन मकसद है स्टार्टर का, ठीक है, स्टार्टर बेसिकली एक डिवाइस है जो कि मोटर को स्टार्टिंग में कुछ टाइम के लिए, ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ टाइम के लिए रिड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाई करेगा। रिड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाई करने से रोटर के अंदर भी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो बनेगा वो कम बनेगा। कम बनेगा तो आपका जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो मेन मकसद है अपना रोटर के अंदर जो हाई शॉर्ट सर्किट करंट बन रहा है स्टार्टिंग में, उसको लिमिट करना। उसको लिमिट कैसे कर रहे हैं अपन, स्टेटर साइड से रिड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाई करके। ठीक है, तो डिफरेंट अपन मेथड पढ़ेंगे कि वो रिड्यूस्ड वोल्टेज में कैसे कैसे मैं प्राप्त कर सकता हूँ। अलग अलग मेथड अपन पढ़ेंगे स्टेटर साइड से कम वोल्टेज रिड्यूस्ड करने के। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका इस तरह आपका जो मैंने बताया था कि रीजन क्या है इस टॉपिक को पढ़ने का। तो जो ई रोटर जो है, रोटर इंड्यूस ईएमएफ स्टार्टिंग में उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है ड्यू टू हाई स्लिप, स्लिप 1 है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है। अब कितना ज़्यादा होती है ये मैं एक एग्जाम्पल से ही समझता हूँ, कितना ज़्यादा वैल्यू मुझे प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, इधर देखिए मैं फुल लोड करंट और स्टार्टिंग करंट को कंपेयर कर रहा हूँ कि जो स्टार्टिंग करंट है वो फुल लोड करंट का कितना परसेंटेज होता है। मैं प्रैक्टिकली लेके चल रहा हूँ, अपन समझेंगे कितनी होती है। ठीक है, तो यदि मैं टॉर्क की बात करूँ दोस्तों, टी स्टार्टिंग, ठीक है, टॉर्क स्टार्टिंग मैं क्या ले सकता हूँ, 3 अपॉन ओमेगा एस, 3 अपॉन ओमेगा एस आई टू डैश स्क्वायर आर टू डैश अपॉन एस स्टार्टिंग। ठीक है, जो इनिशियल जो फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने टॉर्क का, वो पढ़ा था पी जी अपॉन ओमेगा एस, और पी जी क्या था, 3 आई स्क्वायर आर टू डैश अपॉन एस। पी जी की वैल्यू थी डिवाइड बाई ओमेगा एस कर दिया, यही अपने टॉर्क की वैल्यू पड़ी थी। अब ये जो आई टू है ये कौन सा है, स्टार्टिंग, आई टू स्टार्टिंग डैश का स्क्वायर इंटू आर टू डैश अपॉन एस। एस स्टार्टिंग क्या होता है दोस्तों, 1। ठीक है, स्टार्टिंग में स्लिप क्या होती है, 1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 आई टू स्टार्टिंग डैश का स्क्वायर आर टू डैश अपॉन ओमेगा एस। इसको मैं डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा, यदि मैं फुल लोड टॉर्क की बात करूं, फुल लोड टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 अपॉन ओमेगा एस आई टू डैश स्क्वायर। अब ये मैं ले रहा हूँ फुल लोड करंट। ठीक है, फुल लोड टॉर्क के लिए फुल लोड करंट में ले रहा हूँ आर टू डैश का स्क्वायर अपॉन एस फुल लोड। ठीक है, यहाँ एस स्टार्टिंग लिखा था, यहाँ एस फुल लोड लिखूंगी, फुल लोड टॉर्क की बात कर रहा हूँ। एस स्टार्टिंग 1 रख दिया वैल्यू, लोड की कुछ ना कुछ वैल्यू मुझे प्राप्त हुई। ठीक है, अब मैंने ये दोनों टॉर्क, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूँ। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ दोस्तों। ठीक है, इन दोनों टॉर्क को मैं कंपेयर करूँ। ठीक है, सपोज करो मैं टी स्टार्टिंग लेके चल रहा हूँ फुल लोड टॉर्क की, जो फुल लोड टॉर्क है वो टी स्टार्टिंग टॉर्क के बराबर है। तो मैं इक्वेशन 1 और 2 से क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, मैं इक्वेशन 1 और 2 से लिख सकता हूँ 3 आई टू स्टार्टिंग डैश का स्क्वायर आर टू डैश अपॉन ओमेगा एस बराबर हो जाएगा 3 आई टू फुल लोड डैश स्क्वायर आर टू डैश अपॉन ओमेगा एस इंटू एस फुल लोड। अब यहाँ काफ़ी चीज़ें कैंसिल आउट हो गए, देखो 3 कैंसिल आउट हो गए, ओमेगा एस 3 आर टू डैश। ठीक है, क्या मिला दोस्तों मुझे यहाँ पे, आई टू स्टार्टिंग डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लोड अपॉन एस फुल लोड। अब एस फुल लोड की जो वैल्यू होती है दोस्तों, जनरली जब मैं प्रैक्टिकली बात करूँ 0.04 के आसपास इसकी वैल्यू रहती है। ठीक है, मैं लेके चल रहा हूँ, तो फुल लोड से लेकर है वो आपका होता है 0.04 के आसपास। ठीक है,
वेरी कर सकता है 0.03, 0.05, लेकिन मैं एक जनरल एक प्रैक्टिकल में लेके चल रहा हूँ 0.04 के आसपास इसकी वैल्यू होगी। तो यदि मैं इसका रूट ले लूँ दोनों तरफ, ठीक है, मैं इसका दोनों तरफ रूट ले लूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, I2 स्टार्टिंग डैश, रूट ले लिया मैंने, स्क्वायर हट गया, यहाँ क्या बचा, I2 डैश फुल लोड डिवाइड बाय 0.04 का जो रूट लूँगा तो ये आएगा 0.2, ठीक है, 0.2 इंटू 0.2 यदि मैं करता हूँ तो 0.04 मुझे मिलेगा, ठीक है, और ये 1/0.2 करूँगा तो ये क्या आएगा 5 इंटू I2 फुल लोड डैश। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकला दोस्तों, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जो स्टार्टिंग का जो करंट होगा, ठीक है, स्टार्टिंग जो करंट होगा वह फुल लोड करंट का लगभग कितना गुना होगा, 5 टाइम्स होता है, ठीक है। इस करंट को मुझे लिमिट करना होता है और इस करंट को लिमिट करने के लिए ही मैं स्टार्टर जो डिवाइस है वो मैं यहाँ काम में लूँगा, जो कि रिड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाई करके इस करंट को भी क्या करेगा, लिमिट करेगा, ठीक है। ये मैंने एस की वैल्यू 0.04 ली थी, इसलिए ये वैल्यू मुझे क्या मिली है, ये वैल्यू मुझे 5 टाइम्स प्राप्त की है, ठीक है। यदि मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करता इस वैल्यू को, ठीक है, यदि मैं ये वैल्यू और यदि मैं बढ़ाता या कम करता, तो ये मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो जो स्टार्टिंग करंट होता है, स्टार्टिंग करंट जो होता है इन 3 फेज इंडक्शन मोटर इज अराउंड 5 to 8 टाइम्स, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, 5 to 8 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट। जो उसका फुल लोड करंट होगा उसका 5 to 8 टाइम्स ये करंट होता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ स्लिप, की स्लिप की वैल्यू कितनी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट, ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका स्टार्टिंग करंट होगा 3 फेज इंडक्शन मोटर में वो फुल लोड करंट का कितना होता है 5T। तो अपने एक एग्जाम्पल लेके किया था तो उसमें कितना आया था आपका 5 आएगा, ठीक है। स्लिप की वैल्यू चेंज होगी तो ये भी वैल्यू यहाँ पे कुछ वेरिएशन आएगा, कुछ वैल्यू चेंज यहाँ पे करेगा। तो आपको जनरल एक ध्यान रखना है कि जो स्टार्टिंग करंट है 3 फेज इंडक्शन मोटर में वो फुल लोड करंट का 5 to 8 टाइम्स होता है, 5 से 8 गुना होता है, ठीक है। तो कितना होगा, तो ये फुल लोड करंट आपको 20 एम्पियर है तो 100 एम्पियर करंट आपका स्टार्टिंग में फ्लो होगा, 5 गुना रेटिंग का इसका ज़्यादा करंट स्टार्टिंग में फ्लो होता है। तो इसी करंट को मुझे लिमिट करना है और इसके लिए मैं स्टार्टर काम में लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। आई होप ये आपके समझ आया कि जो इस टॉपिक का मीनिंग क्या है, क्यों मैं इस टॉपिक को पढ़ना चाह रहा हूँ, क्यों स्टार्टर अपन इंडक्शन मोटर में काम में लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसके कई मेथड हैं, कई स्टार्टर हैं कि आप कैसे अरेंजमेंट करके और स्टार्टिंग जो करंट है इसको आप लिमिट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं स्टार्टर को एक बार फिर से मैं डिफाइन कर दूँ, स्टार्टर इज द डिवाइस विच रिड्यूस हाई स्टार्टिंग करंट एट स्टार्टिंग, ठीक है। तो स्टार्टर एक डिवाइस है जो कि हाई स्टार्टिंग करंट को लिमिट करके कम करंट कर देगा, ठीक है। और ये कैसे करेगा, रिड्यूस्ड वोल्टेज सप्लाई करके। अब कैसे मैं ये रिड्यूस्ड वोल्टेज प्राप्त कर सकता हूँ, इसके लिए अपन अलग अलग मेथड एक एक करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए इसके अंदर अपन पहला मेथड इसके अंदर अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला मेथड है दोस्तों आपका इसका स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, ठीक है। फर्स्ट जो है ये है स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, ठीक है। स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर पहला जो है टॉपिक है, ये स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। तो जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि इस स्टार्टर के अंदर मैं क्या करूँगा, स्टेटर में कुछ रेजिस्टेंस में इंसर्ट कराऊंगा, ठीक है। कैसे मैं इंसर्ट कराऊंगा, देखिए दोस्तों, सपोज करो ये आपका स्टेटर वाइंडिंग है, तो मैं क्या करता हूँ, स्टेटर की जो तीनों फेजेज हैं, ठीक है, इन तीनों फेज, ये आपकी एक फेज हो गई, ये दूसरी फेज हो गई, ये आप यहाँ मैंने दे दी 3 फेज एसी सप्लाई।
मान लेते हैं, इसको बी फेज मान लेते हैं, इसको सी, ठीक। ये है आपकी स्टेटर वाइंडिंग और यहाँ कहीं आपको लग रहा है यहाँ कहीं लग रहा है आपका ये रोटर, ठीक है। ये आर एक्सटर्नल, ये जो रेजिस्टेंस है तीनों फेज में आपको दिख रहे हैं, ये मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट की है। तो आप देख पा रहे होंगे इस अरेंजमेंट के अंदर दोस्तों, ठीक है, इस अरेंजमेंट में आप देख पा रहे होंगे कि मैंने क्या किया है, जो 3 फेज थी आपकी स्टेटर वाइंडिंग की, जो 3 फेज थी, इन तीनों फेज के सीरीज में मैंने क्या किया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने इंसर्ट कराए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने सप्लाई से इसको कनेक्ट किया है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, मेरा मेन मकसद क्या है, मेन उद्देश्य क्या है कि जो स्टेटर वाइंडिंग को रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग में मिले। तो यदि इसको मैं ए डैश लिख लूँ, ए डैश, बी डैश, सी डैश, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग में मैं इस पॉइंट की पोजीशन रखूंगा, मैं इसको कहाँ रखूंगा, इस पॉइंट को ए डैश पे रखूंगा, इसको बी डैश पे रखूंगा, इसको सी डैश पे रखूंगा, ताकि ये पूरा रेजिस्टेंस सर्किट में आ जाए, ठीक है। ए पॉइंट पे मैं सप्लाई दे रहा हूँ और ये पॉइंट मैंने जो स्टेटर वाइंडिंग का जो पॉइंट है वो ए डैश पे कनेक्ट कर दिया। तो ये जो आर रेजिस्टेंस जो है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है, आर एक्सटर्नल, ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, इस वाइंडिंग के सीरीज में आ जाएगा। और सीरीज में आने से क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा इसके अंदर, ठीक है। क्या होगा इसके अंदर, कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। बताइए दोस्तों, यहाँ से यदि वी वोल्टेज अप्लाई कर रहा था तो सपोज करो एक्स वोल्टेज का वोल्टेज ड्रॉप हो गया, x% इसने वोल्टेज रिड्यूस कर दिया, तो आपको यहाँ वोल्टेज कितना मिलेगा, ठीक है। यदि ये फेज वोल्टेज आपका v था, मैं इसको मान लेता हूँ, एक कहीं न्यूट्रल पॉइंट भी मैं ले लेता हूँ, मैंने न्यूट्रल पॉइंट नहीं लिया, ठीक है, मैं न्यूट्रल पॉइंट भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो ए और न्यूट्रल के बीच में सपोज करो आपका v वोल्टेज था, ठीक है दोस्तों, v वोल्टेज था सप्लाई वाला। तो यहाँ कुछ ड्रॉप हुआ, तो सीरीज में यदि इसमें KVL लगाऊं तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, सपोज करो x से आपका वोल्टेज रिड्यूस हो गया, तो x वोल्टेज आपको यहाँ पे मिलेगा। सप्लाई वोल्टेज v था, ठीक है, इसने x% वोल्टेज इसने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। कैसे, क्योंकि इसने बीच में वोल्टेज ड्रॉप कर दिया इसने, ठीक है। सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप करने से क्या हुआ, आपका जो वोल्टेज था वो फुल वोल्टेज इस स्टेटर वाइंडिंग को नहीं मिला, बल्कि कुछ घट के मिला, क्योंकि इस रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ ड्रॉप हो। सपोज करो 100 वोल्टेज मैंने सप्लाई किया, 3 वोल्ट का यहाँ ड्रॉप हो गया, या मैं कहूँ 10 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, तो यहाँ कितना मिलेगा, 90 वोल्ट मिलेगा। तो 90% इसने वोल्टेज को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। 0.9x में लिखूंगा, यदि इसने 0.1 का ड्रॉप हुआ है तो 0.9 वोल्टेज आपको यहाँ प्राप्त होगा। तो स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर के अंदर यही है कि तीनों फेज के अंदर आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है केवल, और ये मैं कब तक करूंगा, केवल स्टार्टिंग में। जैसे ही आपका रोटर रोटेट करने लग जाएगा तो फिर स्लिप की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, और स्लिप की वैल्यू डिक्रीज होने से इस रोटर के अंदर जो आपका ईएमएफ बनेगा उसकी वैल्यू भी कम होती जाएगी, क्योंकि वो ईएमएफ डायरेक्ट स्लिप से मल्टीप्लाई होता है, तो वो ईएमएफ कम होगा। तो कम ईएमएफ आपका जो स्टार्टिंग करंट जो बन रहा था उसकी वैल्यू भी क्या करता जाएगा, कम करता जाएगा। तो फिर मुझे स्टार्टर की जरूरत नहीं है, रनिंग कंडीशन में मुझे स्टार्टर की जरूरत नहीं है। स्टार्ट की जरूरत केवल कब है, केवल स्टार्टिंग में, जब तक रोटर रोटेट करने नहीं लग जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान रखना। ये थोड़ा सा कॉस्टली मेथड इसलिए पड़ता है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, आपका एनर्जी लॉस हो रहा है, ठीक है। वेस्टेज ऑफ एनर्जी इस मेथड के अंदर हो रही है, क्योंकि रेजिस्टेंस लगाने से इसके अंदर I/R लॉसेज होगा और वो आपका वेस्टेज ही जाएगा, उसको कोई यूज में मैं उस लॉस को नहीं ले पाऊंगा। तो ये पहला है आपका स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। आपने स्टेटर की फेजेज में सीरीज में रेजिस्टेंस को लगाया, इनमें वोल्टेज ड्रॉप हुआ, वोल्टेज ड्रॉप के कारण रिड्यूस वोल्टेज आपको यहाँ मिला, और रिड्यूस वोल्टेज के कारण आपका स्टार्टिंग करंट क्या हो गया, लिमिट हो गया, स्टार्टिंग करंट आपका कम हो गया। तो ये इस मेथड के अंदर मैं करूँगा दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिकली देखें तो आपका सपोज करो पहले V वोल्टेज था, ठीक है, स्टार्टर लगाने के बाद ये V वोल्टेज क्या हो गया, XV आपका वोल्टेज हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूँ जो करंट है, करंट रिड्यूस्ड बाई फैक्टर x, करंट भी क्या हो गया, वोल्टेज आपका x फैक्टर से रिड्यूस हो गया तो करंट भी x फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो स्टार्टिंग करंट अब मिलेगा आपको, ठीक है, वो क्या मिलेगा, डैश इसको मारो आई स्टार्टिंग डैश जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, x इंटू आई स्टार्टिंग प्रीवियस, ठीक है।
तो पहले जो प्रीवियस करंट जो आई स्टार्टिंग था वो एक्स से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर आपको नया करंट मिलेगा, आई स्टार्टिंग डैश को मिलेगा एक्स इंटू आई एस टी। ठीक है, यदि मैं टॉर्क की बात करूँ तो यहाँ थोड़ा सा आपका टॉर्क पे इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि टी होता है प्रोपोर्शनल टू टी स्टार्टिंग जो होता है वो होता है आई स्टार्टिंग का स्क्वायर। ठीक है, और आई स्टार्टिंग क्या कर दिया आपने, एक्स टाइम कर दिया, तो यहाँ जो टी स्टार्टिंग डैश जो मिला वो मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर आई स्टार्टिंग का स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर आई स्टार्टिंग, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि जो टी एच टी डैश जो मिलेगा ये मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू टी एच। मतलब पहले जो टॉर्क बन रहा था उससे एक्स स्क्वायर टाइम आपका टॉर्क रह जाएगा, नया जो टॉर्क, डैश का मतलब स्टार्टर लगाने के बाद जो टॉर्क और करंट आपको मिल रहे हैं। ठीक है, डैश का मतलब ये है, डैश का मतलब स्टार्टर, और आई एस टी और टी एस टी मतलब पहले जब मैंने स्टार्टर नहीं लगाया उससे पहले जो करंट और टॉर्क थे। तो आपको करंट पे क्या इफेक्ट पड़ा, एक्स टाइम आपका करंट कम हो गया, टॉर्क जो है स्टार्टिंग टॉर्क ये आपका कम हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर टाइम आपका टॉर्क कम हो जाएगा। सपोज करो यदि आपने वोल्टेज ड्रॉप करा के वोल्टेज को 70% कम कर लिया, ठीक है, एक्स को मैं मान लेता हूँ 70%, आपने 70% वोल्टेज को कम कर लिया, 70% कम हो जाएगा एक्स फैक्टर से, तो यहाँ कितना इफेक्ट पड़ेगा, 50% लगभग, क्योंकि 70.7 का यदि मैं स्क्वायर करूँगा तो 0.7 का स्क्वायर आपको कितना मिलेगा, 0.49, तो 49 का मतलब 0.5 में इसको कह सकता हूँ, तो आपको जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो 50% रह जाएगा यदि आप 70% करंट को कम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि टी एस टी डैश जो आएगा वो एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ टी स्टार्टिंग यहाँ प्राप्त होगा। तो ये है आपका स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, बिल्कुल सिंपल मेथड है, कोई मुझे कुछ ज़्यादा इसमें कुछ काम में लेना नहीं पड़ रहा, केवल रेजिस्टेंस इंसर्ट करा के उसमें वोल्टेज ड्रॉप में क्रिएट करा रहा हूँ, वोल्टेज ड्रॉप के कारण आपका रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टेटर वाइंडिंग को यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, जिसके कारण आपका जो स्टार्टिंग करंट है उसकी वैल्यू रिड्यूस हो पा रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, दूसरा जो है आपका उसको अपन पढ़ते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। ठीक है, दूसरा जो स्टार्टिंग मेथड है आपका वो है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। ठीक है, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर के अंदर जब अपन ने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मर के अंदर, तो मैंने बताया था लेबोरेटरीज में वोल्टेज वेरिएशन के लिए, वेरिएबल वोल्टेज प्राप्त करने के लिए अपन ऑटो ट्रांसफॉर्मर को काम में लेते हैं, क्योंकि इसमें मैं ईजिली मैं इसमें उसको रोटेट करा के, नॉब को रोटेट करा के डिफरेंट वोल्टेज में प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक है, तो वही मैं यहाँ करूँगा, मैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर की टैपिंग्स चेंज करके, ठीक है, टैपिंग्स चेंज करके जो उसका जो अप्लाइड वोल्टेज मोटर को हो रहा है उस वोल्टेज को रिड्यूस करूँगा, रिड्यूस वोल्टेज अप्लाई करके आपको रिड्यूस करंट मिलेगा, करंट लिमिट होगा, और जैसे ही आपका रोटर रोटेट करने लग जाएगा मैं इसको वापस फुल वोल्टेज से मैं कनेक्ट कर दूंगा, फुल वोल्टेज में अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मुझे केवल रिड्यूस वोल्टेज देना है केवल स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर की यदि अपन बात करें तो सपोज करो ये हो गई आपकी स्टेटर वाइंडिंग, 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग हो गई। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया रोटर, ये आपका रोटर हो गया, स्टेटर वाइंडिंग। ठीक है, और इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आपके 3 फेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर से। इसको यहाँ कहीं इसको इस तरह बना देता हूँ, 3 फेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ठीक है, मैंने इस तरह 3 फेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर की जो जो वाइंडिंग है ये आपकी सप्लाई यहाँ पे अपन ने कनेक्ट कर रखी है। ठीक है, 3 फेज एसी सप्लाई से मैंने इसको यहाँ पे जोड़ा हुआ है, मैं अलग पेन से थोड़ा सा लिख लिया। ठीक है, ये 3 फेज एसी सप्लाई से मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है 3 फेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर को, और ऑटो ट्रांसफॉर्मर का जो आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट साइड वो मैंने कनेक्ट कर रखी है किससे,
मैंने स्टेटर वाइंडिंग से मैंने इसकी जो आउटपुट साइड है वो कनेक्ट की हुई है, और ये आपका हो गया रोटर। ठीक है, अब यहाँ दो चीज़ है दोस्तों। ठीक है, दो चीज़ क्या है कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर के अंदर, ठीक है, इस ऑटो ट्रांसफॉर्मर में बात करूँ तो इसकी दो साइड है। ठीक है दोस्तों, एक तो कौन सी साइड है इसकी, सप्लाई साइड, ठीक है, जहाँ से मैं सप्लाई दे रहा हूँ, और एक कौन सी साइड है इसकी, मोटर साइड। समझ में आया दोस्तों? इसकी दो साइड कौन सी है, मतलब इसको थ्री फेज ऑटो ट्रांसफार्मर को जो इनपुट जो दे रहा हूँ, इनपुट तो क्या है इसका, सप्लाई साइड हो गई, और इसका जो आउटपुट है वो कौन सी है, वो मोटर साइड इसका आउटपुट में ले रहा हूँ। तो यहाँ क्या होगा, एक ऑटो ट्रांसफार्मर रेशो रहेगा। तुम सपोज करो मैं एक ऑटो ट्रांसफार्मर रेशो मान, ट्रांसफार्मर रेशो सपोज करूँ मैं x इसको मान के चलूँ, ऑटो ट्रांसफार्मर रेशो में x मान के चलूँ, तो ये किसके बराबर होता था दोस्तों, आपका V मोटर, ठीक है, डिवाइड बाय V सप्लाई, यही तो होता था, लो वोल्टेज अपॉन हाई वोल्टेज, तो V मोटर अपॉन V सप्लाई। या करंट की फॉर्म में मैं इसको लिखूँ तो मैं लिखूँगा I सप्लाई, क्योंकि करंट में उल्टा चलता है, अपॉन I मोटर साइड। ठीक है, करंट में उल्टा चलता है, V2 अपॉन V1 होता है I2 अपॉन I1। ठीक है, तो मोटर अपॉन सप्लाई, तो करंट आएगा सप्लाई अपॉन मोटर साइड, ये आएगा आपका जो करंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ से यदि मैं I स्टार्टिंग सप्लाई की यदि बात करूँगा तो ये किसके बराबर मिलेगी, x टाइम्स ऑफ I स्टार्टिंग मोटर। इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये तो हो गया आपका ऑटो ट्रांसफार्मर रेशो। दूसरा, यदि मैं बात करूं टैपिंग्स की, ठीक है, यदि मैं ऑटो ट्रांसफार्मर की टैपिंग्स की बात करूं तो जो टैपिंग्स हैं, सपोज करो x% टैपिंग ऑटो ट्रांसफार्मर में है। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर जो टैपिंग्स के थ्रू आपने वोल्टेज को रिड्यूस किया गया, सपोज करो वो कितनी है, x% आपने टैपिंग्स ट्रांसफार्मर की हुई है। तो इस टैपिंग्स के कारण, ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर की जो टैपिंग्स हैं वो आपने x पे की हुई है, तो इस टैपिंग्स के कारण जो आपको स्टार्टिंग करंट जो आएगा, ठीक है, स्टार्टिंग करंट जो आएगा टैपिंग्स के कारण वो क्या आएगा, x टाइम्स ऑफ I मोटर। ठीक है, x टाइम ऑफ, सॉरी, ये जो करंट आएगा ये आएगा x स्टार्टिंग मोटर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आएगा x टाइम ऑफ I मोटर। ठीक है, जो पहले था। ठीक है, ये इसको चाहे आप डैश से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है, और इसको लिख दो I स्टार्टिंग मोटर। समझ आया दोस्तों? टैपिंग्स के कारण जो x% टैपिंग आपने ऑटो ट्रांसफार्मर की हुई है, उससे सपोज करो x% आपको वोल्टेज रिड्यूस हुआ, और x% वोल्टेज रिड्यूस हुआ तो जो आगे जो मोटर की साइड की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका जो करंट है वो भी क्या होगा, x टाइम कम हो जाएगा, जो अपन ने अभी अभी ये अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये वैल्यू यदि मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये डैश वाला है दोस्तों, समझना है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं यदि I स्टार्टिंग सप्लाई साइड यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा तो ये कितनी आएगी, x तो एक है ही है यहाँ पे, दूसरा आई की यदि मैं लिखूँ वैल्यू तो ये क्या आएगा, x इंटू I स्टार्टिंग मोटर। ठीक है, तो I स्टार्टिंग, ठीक है, सप्लाई, ये क्या वैल्यू मिलेगी आपको, x² इंटू I स्टार्टिंग मोटर। ठीक है, तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे निकल के आया दोस्तों। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग में जो सप्लाई है, सप्लाई से जो ड्रॉ किया गया करंट है वो किसके बराबर होता है, वो होता है x² टाइम्स ऑफ I स्टार्टिंग। ठीक है, करंट ड्रॉन बाय सप्लाई, करंट ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई जो होगा वो क्या होगा, x² टाइम्स ऑफ I स्टार्टिंग। ठीक है, I स्टार्टिंग है स्टार्टर, ठीक है, बिना स्टार्टर के जो करंट था उसको x² टाइम रिड्यूस हो जाएगा I, यदि करंट में सप्लाई वाले करंट को ड्रॉ करूँगा तो x² टाइम आपका करंट यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, और करंट इन मोटर वाइंडिंग की बात करूँ, करंट इन मोटर वाइंडिंग, ठीक है, मोटर वाइंडिंग में जो करंट है, तो मैं इस इक्वेशन को देखूंगा, तो मोटर वाइंडिंग में जो करंट है वो कितना रिड्यूस हो रहा है, वो कितना हो रहा है, केवल x टाइम। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 में कह दूं तो करंट इन मोटर वाइंडिंग कितना कम हो रहा है, x टाइम कम हो रहा है, तो ये आ जाएगा x इंटू I स्टार्टिंग। तो ये दो फैक्टर ध्यान रखने, यदि सप्लाई से ड्रॉ
किए गए करंट की बात करेगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर टाइम कम होगा। यदि मोटर वाइंडिंग के अंदर करंट की बात करेगा तो ये कितना होगा, ये एक्स टाइम कम होगा। तो ये दोनों अलग अलग फैक्टर्स हैं दोस्तों, दोनों अलग अलग आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सप्लाई से ड्रॉ किया गया करंट एक्स स्क्वायर टाइम, और मोटर वाइंडिंग के अंदर जो करंट आएगा वो आएगा एक्स टाइम, ठीक है। तो ये है आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर। अब देखो टॉर्क की यदि मैं बात करूँगा तो टॉर्क पे भी क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि टॉर्क तो डिपेंड कर रहा है किस पर, मोटर साइड वाले की, ठीक है। मोटर साइड में जो करंट है उसी पे तो टॉर्क डिपेंड करेगा। तो टी स्टार्टिंग डैश जो आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर टाइम ऑफ टी स्टार्टिंग, ठीक है। तो टी स्टार्टिंग इस वाले करंट के प्रोपोर्शनल होगा, ना कि इस करंट के, ठीक है। तो इस वाले करंट के प्रोपोर्शनल होगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू आई एस टी स्क्वायर, और आई एस टी स्क्वायर क्या होगा टी एस टी, और एक्स स्क्वायर यहाँ पे। तो टॉर्क में जो इफेक्ट है वो आपका एक्स स्क्वायर का ही इफेक्ट यहाँ पे आएगा। तो ये तीन चीज़ें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई एक्स स्क्वायर आई एस टी, करंट इन मोटर वाइंडिंग एक्स आई एस टी, और टॉर्क जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर इंटू टी एस टी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो दो फैक्टर यहाँ पे मैंने लिए, एक तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर रेशो की बात की, उसको एक्स माना था, और एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर टैपिंग। तो इन दो फैक्टर की वजह से एक्स स्क्वायर टाइम आपका सप्लाई से जो ड्रॉ किया गया करंट है वो एक्स स्क्वायर टाइम आपका रिड्यूस हो जाएगा जो मोटर को सप्लाई होगा, ठीक है। तो ये है आपका दूसरा मेथड दोस्तों, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग मेथड। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर मेथड के अंदर किस तरह अपन ने रिड्यूस्ड वोल्टेज मोटर को सप्लाई किया, जिससे आपका जो करंट है वो रिड्यूस हुआ, और करंट रिड्यूस होने के कारण आपका जो स्टार्टिंग में, ठीक है, आपका जो रोटर है वो रोटेट करने लग गया रिड्यूस्ड करंट से, और जैसे ही रोटेट करने लग जाएगा फिर स्लिप आपकी पिक्चर में आ जाएगी। स्लिप आपकी को लिमिट स्लिप का रहेगा, फिर स्टार्टर का नहीं रहेगा, ठीक है। फिर मैं फुल वोल्टेज अप्लाई कर दूंगा। तो ये जो स्टार्टर है ये केवल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही काम में लिया जाता है, जब तक आपका रोटर एक्सीलरेट करने नहीं लग जाए, ये ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही मुझे ये लो वोल्टेज अप्लाई करना होता है स्टेटर वाइंडिंग को, जब तक रोटर रोटेट करने नहीं लग जाए। जैसे ही रोटेट करने लग जाएगा स्टार्टर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि रोटेट करने के बाद तो इसमें अपने आप ही करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि स्लिप आ जाएगी, स्लिप 0.04 आ जाएगी, 0.04 के कारण उसी रेशियो से आपके वोल्टेज और करंट इसके रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दूसरा था आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। नेक्स्ट थर्ड में यदि बात करूं दोस्तों, तीसरा जो है आपका स्टार्टर जो है ये है स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक है। तीसरा जो है ये है स्टार डेल्टा स्टार्टर। थर्ड स्टार डेल्टा स्टार्ट, ठीक है। स्टार डेल्टा स्टार्ट, तो ये काफ़ी यूज्ड, मतलब काफ़ी काम में आने वाला स्टार्टर है। सबसे ज़्यादा ये स्टार डेल्टा स्टार्टर ही मैं यदि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की बात करूँगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर की, या कमर्शियल एप्लीकेशंस की मैं बात करूँ, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर ही आपका बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है, क्योंकि इसका एडवांटेज है दोस्तों। एडवांटेज क्या है कि ये एक तो ये चीप है काफ़ी, ये सस्ता एक तो ये पड़ता है, और दूसरा इसकी जो स्टार और डेल्टा की जो करंट और वोल्टेज के अंदर जो √3 वाला फैक्टर चलता है, उस फैक्टर को काम में लेके मैं इसके जो करंट है या वोल्टेज है उसको मैं रिड्यूस्ड कर सकता हूँ, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये क्या करता है आपका ये स्टार्टर, ये इसके अंदर एक TPDT स्विच होता है दोस्तों, ठीक है। मेन क्या होता है इसके अंदर, एक TPDT स्विच होता है, TPDT स्विच। TPDT का मतलब है ट्रिपल पोल डबल थ्रो, ट्रिपल पोल डबल थ्रो स्विच होता है। इस ट्रिपल पोल डबल थ्रो स्विच का काम होता है कि जो आपकी स्टेटर वाइंडिंग है, ठीक है, जो आपकी स्टेटर वाइंडिंग, ठीक, चलो मैं इसको अभी स्टार में नहीं बना रहा हूँ, मैं केवल सिंपल 3 वाइंडिंग बना रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आपकी स्टेटर की फेज वाइंडिंग होती है, ठीक है। स्विच का क्या मतलब है, ये TPDT जो स्विच है एक बार तो किस में कर देता है, स्टार में, ठीक है। अपने आप ये इस तरह इनके कांटेक्ट कर देता है, ये इस तरह कर देगा, ठीक है, इन तीनों को मिला देगा, ठीक है, और यहाँ से क्या, यहाँ इनपुट दे देगा, ठीक है, यहाँ क्या दे देगा, इनपुट। तो ये किस में हो गया कनेक्शन, स्टार कनेक्शन नहीं हो गया क्या, बताइए भाई। स्टार में क्या होता है आपके, एक तो कॉमन पॉइंट होता है तीनों फेजेस का, और बाकी जो दूसरी साइड जो है उनकी, उसको मैं सप्लाई देता हूँ, ठीक है।
तो एक बार तो ये कनेक्शन कर देता है किसमें, स्टार में, स्टेटर का किसमें कनेक्शन कर दिया इसने, स्टार में। ये कौन कर रहा है, ये टीपीडीटी स्विच का ही कॉन्टैक्ट इस तरह होते हैं कि मैं इसका स्टार कनेक्शन कर सकता हूँ। दूसरा, इसी स्विच की हेल्प से यदि मैं चाहूँ तो इसका कनेक्शन मैं किस में कर सकता हूँ, मैं इसका कनेक्शन किस में कर दूंगा, डेल्टा के अंदर में कनेक्शन कर दूँ। तो डेल्टा के अंदर कनेक्शन किस तरह होगा, ये इस कॉन्टैक्ट को इससे जोड़ देगा, इसको इससे जोड़ देगा और इसको इससे जोड़ देगा और यहाँ से 3 आउटपुट निकाल देगा, 3 इनपुट यहाँ से दे देगा। तो ये जो है स्टेटर वाइंडिंग ये किस में कनेक्ट हो गई, डेल्टा के अंदर कनेक्ट हो गई। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, मे भी थोड़ा एनालाइज आपको करना पड़ेगा। ये स्टार कनेक्शन है, यहाँ तीनों फेजेज इस तरह मिली हुई हैं, आप इस तरह देखिए इसको, ये जो कनेक्शन है ये इस तरह है। ठीक है, एक पॉइंट पे कॉमन हो रही है तीनों फेजेज के पॉइंट। ये जो कनेक्शन है ये आपका डेल्टा कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन है ये आपका डेल्टा कनेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहली कॉइल की जो फर्स्ट साइड है वो दूसरी कॉइल के सेकंड साइड से कनेक्ट है, पहली कॉइल की पहली दूसरी साइड, दूसरी कॉइल की फर्स्ट साइड, इस तरह कनेक्शन इसके होते हैं। ठीक है, इस तरह डेल्टा। तो ये टीपीडीटी स्विच क्या करता है, स्टेटर वाइंडिंग के कनेक्शंस को चेंज करता है, स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार। अब कब कौन सा कनेक्शन मुझे करना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखिए कि इनिशियल यदि मैं बात करूं, स्टार्टिंग में जो ये कनेक्शन रखेगा ये स्टार कनेक्शन में इसके कनेक्शन करेगा जब मुझे रिड्यूस्ड वोल्टेज मुझे चाहिए। ठीक है, जब मुझे रिड्यूस्ड वोल्टेज की आवश्यकता है तो स्टार्टिंग में अपन स्टार कनेक्शन में स्टेटर वाइंडिंग को रखेंगे और जैसे ही मोटर रोटेट करने लग जाएगी उसके बाद में इसका कनेक्शन किस में कर दूंगा, डेल्टा कनेक्शन में। टीपीडीटी स्विच क्या करता है, इस जो स्टेटर वाइंडिंग का कनेक्शन है वो डेल्टा कनेक्शन में इसको कर देगा। ठीक है, तो कैसे यहाँ पे वोल्टेज और करंट रिड्यूस होंगे इसको मैं समझते हैं अपन, आइए थोड़ा सा इसको देखो। ठीक है, स्टार डेल्टा स्टार। तो स्टार कनेक्शन में तो मुझे पता है दोस्तों VL का क्या होता है आपका √3 BP वी फेज। ठीक है, स्टार कनेक्शन के अंदर, या मैं इसको थोड़ा इस तरह स्टार में इसके अंदर लगाता जाऊं, VL स्टार कनेक्शन क्या होता है, √3 टाइम्स ऑफ BP स्टार, इक्वेशन नंबर 1। और करंट में क्या रिलेशन आता है दोस्तों, यहाँ IL स्टार इज इक्वल्स टू IP स्टार। ठीक है, ये मुझे पता है। स्टार कनेक्शन के अंदर लाइन करंट और फेज करंट बराबर होते हैं, जबकि लाइन करंट और लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में √3 वाला रिलेशन आपका चलता है। डेल्टा कनेक्शन की यदि मैं बात करूं तो यहाँ लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होते हैं। देखो ये तो क्या है आपका लाइन वोल्टेज और ये क्या है फेज वोल्टेज, तो ये दोनों क्या होते हैं बराबर। वी फेज डेल्टा किसके बराबर होता है, वी फेज सॉरी वी लाइन डेल्टा। ठीक है, ये लाइन और फेज बराबर होता है डेल्टा के। जब करंट की रिलेशन की बात करूं तो जो IL है वो I फेज के बराबर यहाँ नहीं होता है। ठीक है, √3 का रिलेशन चलता है, IL डेल्टा होगा √3 टाइम्स ऑफ I फेज डेल्टा के। तो मैं ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4, तो इन 4 इक्वेशन को मैं काम में लूंगा दोस्तों। ठीक है, ये लाइन वोल्टेज और लाइन करंट, फेज वोल्टेज और फेज करंट के रिलेशंस हैं स्टार कनेक्शन में, और ये रिलेशन है आपके डेल्टा कनेक्शन। यहाँ देखिए, यहाँ जो होगा आपका करंट बराबर होते हैं। ठीक है, यदि ये लाइन करंट है तो ये सीधा का सीधा किस में चला जाता है, फेज में। तो लाइन करंट और फेज करंट स्टार में बराबर होते हैं, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज आपके डेल्टा के अंदर बराबर होते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे काम में लूँगा। तो अपन देखेंगे कि जो इनके बीच में जो रिलेशन आएगा इनिशियल करंट का वो किसके बराबर होगा। ठीक है, तो I फेज डेल्टा की यदि मैं बात करूँ, ठीक है, ये Z इसका इम्पीडेंस मैं मान लेता हूँ, ये एक ही वाइंडिंग है दोस्तों। ठीक है, ये समझना थोड़ा सा, ये जो दोनों वाइंडिंग है ये एक ही स्टेटर वाइंडिंग है, उसी का कनेक्शन एक बार तो स्टार में हो गया और उसी का कनेक्शन एक बार किस में हो गया, डेल्टा में हो गया थ्रू द टीपीडीटी स्विच। टीपीडीटी स्विच इनके कनेक्शन चेंज करता है, एक बार तो स्टार कनेक्शन कर देगा, एक बार डेल्टा कनेक्शन कर देगा। जेड फेज यदि मैं एक फेज का इम्पीडेंस ले लूँ तो I फेज स्टार, अब समझना थोड़ा सा, मैं बात कर रहा हूँ I फेज स्टार की दोस्तों। मैं क्या लिखूंगा, I फेज स्टार की वैल्यू यदि मैं स्टार कनेक्शन की बात कर रहा हूँ तो जो फेज करंट जो आएगा वो क्या आएगा, फेज वोल्टेज डिवाइड बाय ZP, फेज वोल्टेज, ठीक है, स्टार का डिवाइड बाय ZP। इम्पीडेंस करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस, तो फेज वोल्टेज में ले लिया, इम्पीडेंस से डिवाइड कर दिया तो I फेज आ गया। ठीक है,
अब वी फेज स्टार को मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए दोस्तों। वी फेज स्टार को मैं इक्वेशन नंबर 1 से क्या लिख सकता हूँ, वी फेज स्टार को मैं वी एल स्टार अपॉन रूट 3 के बराबर लिख सकता हूँ या नहीं, वी एल स्टार अपॉन रूट 3, वी एल स्टार अपॉन रूट 3 और जेड पी यहाँ पे था ही आपका, ठीक है। मैंने वी फेज स्टार की वैल्यू रख दी इक्वेशन 1 से वी एल स्टार अपॉन रूट 3 के बराबर यहाँ पुट कर दी मैंने, ठीक है दोस्तों। अब चलिए, अब आपका वी एल स्टार जो है, ठीक है, जो लाइन वोल्टेज है वो तो दोनों के बराबर है। यहाँ जो लाइन वोल्टेज है स्टार कनेक्शन में और यहाँ जो लाइन वोल्टेज है डेल्टा कनेक्शन में, ये दोनों तो क्या है, इक्वल है, क्योंकि सप्लाई तो मेरे को एक ही मिल रही है, सप्लाई तो एक ही मिल रही है, तो जो लाइन वोल्टेज है तो सेम है, चेंज कहाँ हो रहा है, अंदर इस वाइंडिंग में चेंज हो रहा है, एक बार स्टार हो रही है एक बार डेल्टा। तो मैं वी एल स्टार को क्या वी एल डेल्टा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, वी एल स्टार को आप लिख सकते हो वी एल डेल्टा डिवाइड बाय रूट 3 जेड पी, क्योंकि लाइन वोल्टेज स्टार कनेक्शन में और डेल्टा कनेक्शन में सेम है। अब वी एल डेल्टा को मैं इक्वेशन नंबर 3 से क्या लिख सकता हूँ, वी एल डेल्टा को वी पी डेल्टा लिख सकता हूँ, वी पी डेल्टा इसको मैं लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों बराबर है डेल्टा कनेक्शन में, अपॉन रूट 3 जेड पी। और वी पी डेल्टा अपॉन जेड पी, वी फेज डेल्टा, ठीक है, इसका फेज वोल्टेज डिवाइड बाय जेड पी में करूंगा तो क्या इसका फेज करंट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो आई फेज डेल्टा ये आपको प्राप्त हो जाएगा डिवाइड बाय रूट 3 यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक दोस्तों आप देख पा रहे होंगे एक रिलेशन आ गया आपका आई फेज स्टार और आई फेज डेल्टा के अंदर रूट 3 वाला रिलेशन आ गया, ठीक है। तो यदि मैं स्टेटर वाइंडिंग कनेक्शन स्टार्टिंग में स्टार कनेक्शन रखता हूँ तो मुझे जो करंट मिलेगा स्टार्टिंग करंट वो 1/√3 फैक्टर से कम हो जाएगा। जो फेज मुझे डेल्टा में जो करंट मिल रहा था पहले वो करंट आपका 1/√3 टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू में सॉल्व करूँ तो 57% ऑफ आई पी डेल्टा ये रह जाएगा आपको। स्टार कनेक्शन में करंट आपको कम मिल रहा है और मुझे इनिशियली करंट क्या चाहिए, कम चाहिए, तो मैं इनिशियली कनेक्शन किस में करूंगा, मैं स्टार में करूंगा। तो इनिशियली मैं स्टार में कनेक्शन करूंगा क्योंकि मुझे कम करंट मिल रहा है, 57% करंट ही मिल रहा है। और जैसे ही मोटर आपकी रन करने लग जाएगी तो मैं इसका कनेक्शन स्टार से किस में कर दूंगा, टीपी डेटा से अच्छी हेल्प से डेल्टा में कर दूंगा, वहाँ फुल करंट आपको वहाँ अप्लाई हो जाएगा। तो मुझे स्टार्टिंग में जहाँ कम करंट चाहिए तो मैं स्टार कनेक्शन स्टेटर वाइंडिंग का रखूंगा क्योंकि 1/√3 फैक्टर से आपका ये क्या हो गया है, करंट कम हो गया, ठीक है। लाइन, ठीक है, लाइन करंट्स की तो फेज करंट्स का रेशियो तो क्या आ रहा है, यदि मैं इसको इस तरह रखूं आई फेज डेल्टा अपॉन आई फेज स्टार अपॉन आई फेज डेल्टा, तो ये तो कितना आया है 1/√3। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 आपको ध्यान रखनी है। ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में पूछ तो आई फेज स्टार को मैं क्या, आई स्टार को आई लाइन स्टार में इसको लिख सकता हूँ, आई लाइन स्टार डिवाइड बाय आई फेज डेल्टा, इक्वेशन नंबर 4 आई फेज डेल्टा होगा आई लाइन डेल्टा अपॉन रूट 3, आई लाइन डेल्टा अपॉन रूट 3, आई लाइन डेल्टा अपॉन रूट 3, ठीक है, क्योंकि डेल्टा कनेक्शन में करंट 1/√3, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ ऊपर जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो करंट का रेशियो आया आपका वो आया 1/3, ठीक है। ये मैं डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 6। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो फेज करंट का रेशियो है स्टार टू डेल्टा वो 1/√3 आएगा और लाइन करंट का जो रेशियो है, लाइन करंट स्टार है, लाइन करंट है डेल्टा, वो आएगा 1/3। तो दोनों ही केस से आप देख पा रहे होंगे कि जो स्टार कनेक्शन के अंदर लाइन करंट जो है वो फेज करंट से कम है, लाइन करंट जो है वो डेल्टा कनेक्शन के लाइन करंट से कम है और फेज करंट जो है स्टार कनेक्शन में वो डेल्टा कनेक्शन के फेज करंट से कम है। तो फेज में तो 1/√3 के फैक्टर से कम होगा और लाइन करंट की बात करूंगा तो सीधा 1/3 फैक्टर से कम होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि यदि मैं स्टार्टिंग में स्टार कनेक्शन में रखूंगा तो जो आपका जो स्टार्टिंग करंट है वो 1/√3 फैक्टर से कम होगा, फेज करंट की बात करूँ और लाइन करंट की बात करूँ तो 1/3 फैक्टर से कम हो जाएगा, ठीक है। ये तो फेज करंट का आया और इसी तरह आप इसका निकालो तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 को सॉल्व हो गया तो 0.33, तो 33%, 3%,
ठीक है। लाइन करंट का जो रेशियो आएगा वो तो 33% से कम हो जाएगा लाइन करंट, ठीक है, स्टार में डेल्टा से, और फेज करंट 57.7% कम हो जाएगा। तो दोनों फैक्टर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, तो ये आप थोड़ा सा इनको ध्यान रख सकते हो, ठीक है दोस्तों। लाइन करंट और फेज करंट का रेशियो, तो ये होता है आपका स्टार डेल्टा कनेक्शन, या टीपी डेटा स्विच की हेल्प से मैं स्टेटर वाइंडिंग का कनेक्शन एक बार स्टार में कर सकता हूँ, एक बार डेल्टा में कर सकता हूँ। स्टार में मैं इनिशियली रखूंगा, उसके बाद में डेल्टा में कर दूंगा जैसे ही आपका रोटर रोटेट करने लग जाएगा, क्योंकि ये रिलेशन मुझे स्टार करंट कनेक्शन के करंट से कंपैरेटिवली कम प्राप्त हो रहे हैं, और मुझे चूंकि कम करंट चाहिए तो मैं ये कनेक्शन स्टार में इनिशियली करूंगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्टर अपन पढ़ेंगे रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, जहां मैं रोटर साइड के रेजिस्टेंस को चेंज करके और देखूंगा कि किस तरह आपका स्टार्ट। ये तो तीनों जो चीज़ें की थी मैंने स्टेटर साइड से की है, मैंने रोटर में कुछ चेंज नहीं किया, ठीक है। चौथा मेथड जो पढ़ेंगे अपन, आज तो टाइम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब भी अपन रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर पढ़ेंगे तो वहाँ में रोटर सर्किट में रेजिस्टेंस